हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जॉन डन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जॉन डन का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572। कब हुआ था? 1572 में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631। कब हुई थी? 1631। इनको मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है। मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है। जो द कैनोनाइजेशन है, ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1633 में। कब हुई थी? 1633 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। एक कलेक्शन आया था द सॉन्ग्स एंड सोनेट 1633 में कलेक्शन आया था। उसमें ये क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी। इस पोएम में 5 स्टैंजा और एवरी स्टैंजा हैज 9 लाइन। कितनी लाइन है? प्रत्येक स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? ठीक है, 5 स्टैंजा और प्रत्येक स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द ओपनिंग लाइन? तो किसको रेफर करता है? ये करता है क्रिटिक को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर आस्क द क्रिटिक टू लेट हिम डू? तो क्या करने के लिए कहता है वो कहता है लव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which mythical word is referred to in the poem? Which mythical word is referred to in the poem? तो कौन सा वर्ड है वो जिसको ये रेफर करता है? ये वर्ड है फिनिक्स। ये कौन सा है? फिनिक्स। ऑप्शन नंबर बी। फिनिक्स क्या होता है? फिनिक्स होता है एक पक्षी होता है जो क्या हो गया था, मर के भी क्या हो गया था, डेथ होकर भी पुनर्जीवित हो गया था। इसे सिंबलाइज करता है जिसका पुनर्जन्म हो गया था। ठीक है, क्या हुआ था? रीबर्थ हो गया था उसका। क्या हो गया था? रीबर्थ हो गया था। उसकी क्या करता है? उसको रेफर करता है। कहता है कि मैं भी उस फिनिक्स पक्षी की तरह होना चाहता हूँ कि हम दोनों प्रेमी जोड़े मर के भी दोबारा जन्म लेंगे। किसकी तरह? उस पक्षी की तरह जिसने मृत्यु होने के बाद भी उसने जन्म लिया था। नेक्स्ट, we die and rise the same is an example of we die and rise the same। हम प्यार में मर जाएंगे, मर के फिर दोबारा जन्म लेंगे। ये क्या है? पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पैराडॉक्स है ये। नेक्स्ट, What do toms and urns symbolize in the poem? क्या दो शब्द है? टॉम्स है, अर्न्स है। क्या? अर्न्स। इस कह रहा है कि इनका मतलब क्या है? सिम्बलाइज कर रहा है। तो क्या कर रहा है? डेथ एंड मेमोरियल। तो क्या है? डेथ एंड मेमोरियल। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेंजाज आर इन द पोएम? कितने स्टेंजा है इसमें? इसमें 5 स्टेंजा। कितने स्टेंजा? 5 स्टेंजा। और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है? 9। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? तो 9 पंजे 45। फाइव स्टेंजा गुणा 9 बराबर 45 लाइन्स। याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज कैनोनाइजेशन मीन्स इन द पोएम?
तो इसका मतलब क्या है इस शब्द का? इस शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है डिक्लेयरिंग समवन इज सेंट। समवन इज सेंट क्या होता है? संतों की सूची में शामिल करना। संतों की सूची में क्या करना? शामिल करना। किसी व्यक्ति को संतों की सूची में क्या करना? शामिल करना। नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी ग्रुप इज जॉन डन एसोसिएटेड विद? तो किससे थे? ये थे मेटाफिजिकल पोइट्स। इनको बोला जाता है मेटाफिजिकल पोइट्स। नेक्स्ट, द फ्रेज होल वर्ड्स सोल, कौन सी फ्रेज है? द होल वर्ड्स सोल रेफर्स टू, किसको रेफर करती है? ये रेफर करती है तुम्हारा द यूनिटी ऑफ लव। द यूनिटी ऑफ लव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन डन व्हाट कैन इमोर्टलाइज लव? डन के अनुसार किसको इमोर्टलाइज किया जाता है? तो किसको किया जाता है? लव। किससे किया जाता है? तो किया जाता है किससे? पोइट्री से। कहता है कि हमारे मरने के बाद भी हमारी जो वर्स है, पोइट्री है, हमेशा याद रहेगी। हमेशा हमेशा रहेगी। ठीक है, हमेशा हमेशा हमारी पोइट्री याद रहेगी। नेक्स्ट, डंस स्टाइल ऑफन इंक्लूड्स। डंस स्टाइल ऑफन इंक्लूड्स, तो कैसी थी इनकी स्टाइल? रिलीजियस, रेफरेंस, इंटेलेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हर्मिटेज इन द पोएम सिंबलाइज, एक शब्द आया इसमें हर्मिटेज, तो इसमें किसको सिंबलाइज करता है? ये किसको सिंबलाइज करता है? ये करता है ए सेक्युलेटेड लव लाइफ। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एकांत स्थान, जहां पर वो दोनों प्यार कर सके, यहां पर वो क्या कर सके? प्रेम कर सके। इसमें एक लाइन है, लास्ट स्टैंजा में लाइन आती है, एंड दस इन्वोक अस यू हु रेवरेंट लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज। तो इसमें कहता है कि लोग हमें याद करेंगे कि कैसे पवित्र प्रेम ने हमें एक दूसरे का क्या बना दिया? आश्रम बना दिया। लोग हमें याद करेंगे कैसे प्रेम में हमें एक दूसरे का आश्रय या आश्रम बना दिया। उसमें ये लाइन आती है। इसका मतलब है सेक्युलेटेड लव लाइफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर बार्ड एंड लव सूट्स, बार्ड एंड लव सूट्स, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यू अनअफेक्टेड बाय हिज लव। दुनिया कुछ भी करे, युद्ध हो, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन कह रहा है कि जो हमारा स्पीकर वो कह रहा है कि हमारा जो प्रेम है वो किसी को क्या नहीं कर रहा है? परेशान नहीं कर रहा है। हम अपने प्रेम कर रहे हैं, हम अपने क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। हमारा जो प्रेम है किसी को भी परेशान, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ भी करो तुम, कुछ भी करो तुम, पैसे कमाओ, वकालत करो, युद्ध लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे प्रेम करने दो। हमारा स्पीकर कह रहा है कि हम मुझे प्रेम करने दो। तो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर बार एंड लॉ सूट्स, इसका मतलब हो जाएगा कंटिन्यू अनअफेक्टेड बाय हिज लव। युद्ध होते रहेंगे, वकालत होती रहेगी, कुछ भी होता रहेगा, लेकिन मुझे प्रेम करने से मत रोको। जो मेरा प्रेम है किसी को क्या नहीं करता है? अफेक्टेड नहीं करता है। हमारा जो प्रेम है क्या था? अनअफेक्टेड लव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाई इज द पोएम टाइटल्ड द कैनोनाइजेशन? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन विच कलेक्शन वाज द कैनोनाइजेशन फर्स्ट पब्लिश्ड? कौन सा कलेक्शन था? सॉन्ग्स एंड सोनेट। ऑप्शन नंबर जी। कब आया था? 1633 में आया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंजा इन द पोएम? इन द पोएम ईच स्टैंजा, तो कितना था?
9 lines. Option number B is correct answer. Option number B is correct answer. 9 line, 5 स्टेंजा और प्रत्येक में कितनी है 9, तो टोटल कितनी हो गई 45. कितनी हो गई 45 लाइन्स. नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोयम. तो किसको करता है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिक ऑफ हिज लव. कहता है कि क्या कहता है, वह कहता है इसकी फर्स्ट लाइन है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. वो आलोचक अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को रोको और मुझे प्रेम करने दो, मुझे प्रेम करने दो तुम. और कहता है और चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गाउट, मेरी बीमारी के बारे में, किसी की चीज़ों के बारे में, शरीर के बारे में आलोचना करो, लेकिन मुझे प्रेम करने दो. मेरे प्रेम के बारे में कुछ मत बोलो, मेरी बीमारी को लेकर बोलो, किसी के बारे में बोलो, मैं गरीब हूँ, धन दौलत नहीं है मेरे मुझ पर, उसके बारे में बोलो, लेकिन मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं. माई फाइव ग्रे हेयर्स और रूइंड फॉर्च्यून प्लॉट, मेरे 5 बाल सफ़ेद हो गए, उनके बारे में बोलो. या मेरे पास संपत्ति बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, संपत्ति नहीं है बिल्कुल, उसके बारे में मेरी हंसी बनाओ, लेकिन मुझे सिर्फ प्रेम करने दो. मेरे निजी जीवन के बारे में कुछ मत बोलो, किसी के बारे में बोलो, धन के, दौलत के, मेरे बालों के ऊपर, मेरे स्वास्थ्य के लोग मेरी आलोचना करो, लेकिन मेरे प्रेम के ऊपर आलोचना मत करो. ये कहता है शुरू में. नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी वाज डन प्राइमरली एक्टिव एज ए पोएट. तो कौन सी सेंचुरी थी, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं जॉन डन. ये बिलोंग करते हैं 7th सेंचुरी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट वाज द जॉन डन प्रोफेशन लेटर इन लाइफ. तो क्या बन गए थे लेटर, ये बन गए थे क्लर्जी मैन. ऑप्शन नंबर सी, क्लर्जी मैन. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द कैनोनाइजेशन. तो क्या था, इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस रेफर टू. ये लाइन आती है किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, किसको रेफर करता है. ये लाइन किसको रेफर करती है, ये रेफर करती है कॉइन्स के लिए. किसके लिए करती है, कॉइन्स के लिए करता है. राजा की छवि को सिक्कों पर दर्शाता है, जो आलोचक की भौतिकवादी चिंताओं का क्या है, प्रतीक है. आलोचक की भौतिकवादी चिंताओं का क्या है, प्रतीक है. नेक्स्ट, व्हाट इंसेक्ट मेटाफर इज यूज्ड फॉर द लवर्स इन द 3rd स्टैंजा. तो 3rd स्टैंजा में किस कीट का जिक्र किया गया है. तो कौन सा कीड़ा था, ये था फ्लाई. नेक्स्ट, व्हाट डज द टेपर सिंबलाइज इन द 3rd स्टैंजा. एक शब्द आया था टेपर, तो किसको सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ कंज्यूमिंग लव. इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, विच 2 एनिमल्स रिप्रेजेंट द लवर्स क्वालिटीज इन द 3rd स्टैंजा. कौन से 2 एनिमल थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. कौन से 2 एनिमल थे, तो कौन से थे, ये थे ऑप्शन नंबर बी, ईगल एंड डॉग. क्या थे, 2 वर्ड थे, इनका जिक्र किया गया है, ईगल एंड डॉग. नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी डज द स्पीकर एट्रीब्यूट टू लव इन द 3rd स्टैंजा. 3rd स्टैंजा's फाइनल लाइन. क्या है फाइनल लाइन, 3rd स्टैंजा का फाइनल लाइन उसको क्या है, इसकी लाइन है मिस्टीरियस बाई दिस लव. मिस्टीरियस
बाय दिस लव। इसका मतलब है, लाइन पूरा पढ़ देता हूं मैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ sexes bit be die and rise the same and prove mysterious by this love। इस लाइन का मतलब है हम दोनों क्या करेंगे, हम एक रेस में क्या बन जाएंगे, एक सेक्सिस फिट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम, और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, साथ मरेंगे साथ जिएंगे और फिर से क्या लेंगे, जन्म लेंगे। और प्रेम जो है वो क्या आध्यात्मिक रूप से और हमें क्या कर देगा, रहस्यमय अमर बना देता है। प्रेम जो है हमें रहस्यमय अमर बना देता है। हम साथ मरेंगे साथ जिएंगे साथ जन्म लेंगे, साथ जन्म लेंगे और हमें रहस्यमय तरीके से क्या हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, ये कह रहा है। तो इसमें किसका बात हुआ है, मिस्टीरियस, ऑप्शन नंबर बी, रहस्यमय तरीके से, रहस्यमय तरीके से बात कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट लिविंग फॉर लव इन द फोर्थ स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कहता है दे कैन डाई फॉर इट फॉर इफ नॉट लिव बाई इट। अगर हम साथ नहीं रह सकते, ये दुनिया वाले हमें साथ नहीं रहने देंगे, तो क्या कर जाएंगे हम, साथ क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, मर सकते हैं। क्या कहता है, हम जी नहीं सकते साथ तो मर तो सकते हैं, हम मर जाएंगे, क्या साथ मरेंगे, ठीक है, ये दिखाता है। कभी कहता है कि यदि वे केवल प्रेम के लिए नहीं जी सकते तो इसके लिए मरने को तैयार है। केवल प्रेम के लिए नहीं जी सकते, ये दुनिया वाले उनको नहीं जीने देंगे, तो क्या करें, मरने के लिए वो क्या है, तैयार है। इसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।